हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन, आता है हमें? हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन सबको आता है? ग्राफ पेपर है सबके पास? नहीं है तो अपनी बुक्स में ही, अपनी नोटबुक्स में ही ड्रॉ करो, पेंसिल स्केल निकालो। ठीक है, आपको मैंने सिंगल इक्वेशन और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनेगा ये करवाया था। टू इक्वेशंस होंगी तो या तो एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल फॉर्म किया जाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी, कहाँ पे घर बैठ जा, क्यों तंग करता है, इधर कम है, कम है। टू इक्वेशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना? अगर ग्राफ आएगा तो इन्हीं का आएगा, सिंगल इक्वेशन के साथ आएगा तो बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर दो इक्वेशन आएंगे तो या एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, ट्रायंगल फॉर्म करना आएगा, उसके वर्टिसेस फॉर्म करने आएंगे। इतना समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में या इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ भी रिविजन करनी है आपको, यू कैन टेल मी। ठीक है, और एक अपनी बुक दो, कोई भी बच्चा अपनी बुक दो एक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ग्राफिकली जो दिया था क्लास में, अभी होमवर्क दिया था वो तो करवाती किया है किसी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ग्राफ वाले। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द ट्रायंगल, find the vertices of course, vertices of triangle formed by given equation and coordinate axis, और इसका एरिया मिलता प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अच्छा, इसके बाद ना एग्जाम्पलर भी साथ में रिवाइज करवाऊंगी मैं आपका। एग्जाम्पलर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीडीएफ ऑनलाइन मिलते हैं, वहां की सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमें करनी ही है। स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हो तो एग्जाम्पलर हमें सॉल्व करना ही है। Draw the graph of 2x plus y plus 1 equal to 0. Find the vertices of triangle formed by given equation and coordinate axis. हाँ जी, ग्राफ को ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं? 2x plus y plus 1 equal to 0. x और y की क्या लेते हैं? वैल्यूज। ठीक है ना? तो पहली वैल्यू क्या लेंगे? इफ आई टेक x as 0, y की वैल्यू क्या आती है? अच्छा, अगर y को 0 करते हैं x कितना आता है? 0.5। मैं 0.5 नहीं ले रही, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगी नाउ, सिंस मेरा वाला जो x है यहाँ पर, y जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो x की वैल्यू को कुछ पुट करते रहो। अगर मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y कितना आया? भाई समझ में आई बात? नहीं, अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि x y का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवीजन किसी से नहीं होगी, जो नंबर फॉर्म हुआ वो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाके स्ट्रेट अवे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इफ आई टेक x as -1, क्या हो जाएगा y? 3 इजी नंबर्स आ गए मेरे पास ड्रॉ करने। ठीक है, ग्राफ पेपर लो वरना एक्सेस बनाओ, और एक्सेस ना अगर अभी आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है नो इश्यूज, पर स्केल से ड्रॉ करो बच्चे। स्केल है अभी? ये ले, और किसके पास नहीं है स्केल? ये ले, और कौन? तुम्हारे पास नहीं है? लो आ जाओ।
हाँ जी, पेंसिल वगैरह चाहिए, ये ले, तुम्हारे पास लास्ट टाइम भी नहीं था, ये लो। चलो मैं ग्राफ पेपर ले रही हूँ अब। मुझे सारे ये पॉइंट्स बताना जो आपको मैंने बताया अभी। दिस इज माय ग्राफ पेपर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओवरलैपिंग होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। लाइन जो है वो ऐसा ना हो कि डबल लाइन लगे आपको, जैसे यहाँ पे मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स डैश, वाई डैश, देन यूल मार्क दिस एज ओरिजिन। अब यहाँ पर पॉइंट वन, क्योंकि नेक्स्ट जो टेस्ट होगा ना उसमें ग्राफ पेपर आएगा, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। यहाँ पर लिखना है इसको, कभी स्किप मत करना लिखना। देन यू हैव y+2x+1 = 0, यही लाइन थी। और x और y के हमने पॉइंट्स क्या लिया था, x को 0 लिया -1, x को 1 लिया -3, x को -1 लिया, y was 1, यही 3 पॉइंट्स लिए थे, ठीक है। x को 0, y -1, ये पॉइंट हो गया। x0, y -1, x1, y -3, ये हो गया। x-1, y1, ये हो गया। अब इसके साथ पॉइंट को लिखना भी है, -1, 1, देन दिस इज 0, -1 एंड दिस इज 1, -3। फिर इन दिनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरी लाइन अब टेढ़ी है, देखो अब 2 पॉइंट्स हो तो 2 पॉइंट्स के साथ लाइन बन जाती है, 3 के साथ बिल्कुल सही होती है। एंड अनदर थिंग विच आई डू इज, मैं इस लाइन को ना एक डायरेक्शन में बहुत आगे आगे तक एक्सटेंड कर लेती हूँ, सो दैट आई कैन इजिली राइट। जैसे हर एक का नेम होता है ना, ऐसे इस लाइन की इक्वेशन है, उसका नाम है, तो आप इसमें लिखोगे 2x+y+1 = 0। तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे हमने स्ट्रेच कर लिया, दैट आई कैन राइट द इक्वेशन प्रॉपरली, दिखेगा मुझे, बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड नहीं लगेगा, मतलब हमने बहुत प्यारा डाल दिया ना पेपर में, ऐसा नहीं लगेगा। समझ में आ गया। तो अब जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना वो बहुत छोटा सा है, दिख रहा है हमें। अब इसको थोड़ा सा मैं और जूम इन कर रही हूँ, सी दिस वन, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये, तो एक्स और वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, आई कैन सी ये वाला ट्रायंगल है, दिख रहा है। वर्टिसेस क्या है इसके, एक तो ओरिजिन 0, 0, दूसरा 0, -1, और एक हो जाएगा ये वाला पॉइंट ना, देखो ये थी 2x+y+1 = 0। लाइन जो है ना वाई एक्सिस को कट कर रही है, सॉरी एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को कब कट करती है, जब वाई क्या होता है 0। तो पॉइंट क्या आ गया, -1/2। मैंने -1/2 लिया नहीं है कि मुझे इंटीजर पॉइंट्स पसंद है, आई डोंट लाइक पॉइंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 1/2, हाइट कितनी है 1, तो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इज 1/2 एंड हाइट इज 1, तो 1/4 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और इसमें ना इसको नेम लिख दो, लाइक दिस इज ए 0, इसको ओ लिखो, ये ए और बी, ओरिजिन को ओ ही लिखना, ठीक है। और पॉइंट्स को ना ग्राफ पे मार्क भी कर दिया था, और इसको आपने मार्क किया ही हुआ है 0, -1। स्केल इसमें जरूरत नहीं होती, ठीक है, बिकॉज आप इसमें 1 मिनट ही ले रहे हो। जहां पर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें करते थे चार्ट में, जो इस बार आपको नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पर हम स्केल लिखते हैं। क्लियर हो गया बच्चे।
राइट। अब इसके बाद आते हैं टू इक्वेशंस एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना। तो ये लिखा होता है सॉल्व या फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लिखो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस 4x minus 3y equal to 0, 2x plus 3y minus 18 equal to 0. Find area of triangle formed by these lines, and let me say y axis. चलो पहले y axis देखते हैं, उसके बाद x axis भी चेक करें। ठीक है। ग्राफ में दो तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। नीटनेस बहुत मैटर करती है ग्राफ में। मुझे नहीं लगता ग्राफ का क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन होता है। 4x minus 3y equal to 0। अच्छा 4x minus 3y equal to 0 क्या लगता है लाइन क्या होगी? 4x minus 3y, इसके बारे में कुछ बताया था ना मैंने। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? 0। तो ये लाइन कहां से पास करेगी? ओरिजिन। तो एक पॉइंट मुझे पता ही लग गया इसका। ये जो चीजें मैं बताती हूँ ना यहाँ पर काफी हेल्प करती है। समझ में आ गया। फिर x को रखा 3, y कितना आ जाएगा 4, और x y को रखा 4, सॉरी वो तो हो गया। नेक्स्ट x को 3 है, -3 रख लो। इजी पॉइंट्स लेने हैं ना, बिकॉज यहाँ पर आप क्या बनाओगे 4x इज इक्वल टू 3y। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ तो y 3 और 3 कट गया, y की वैल्यू 4 आ गई। और अगर मैं -3 रखती हूँ तो ये -3 यहाँ पर -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। समझ में आ गया। इजी वे आउट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज काफी आसानी से आती है, और सबसे अच्छी तो मुझे वही लगती है जो हम उसको एक्सिस के साथ बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ना इजी इक्वेशन आएगी कि ग्राफ पे ड्रॉ कर सको, पॉइंट्स में आंसर आए ना वो इक्वेशन आएगी नहीं। सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाए, इजीली मिल जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम वही इक्वेशन आती है। ठीक है। मैं यहीं पर ग्राफ लेती हूँ एंड आई विल ड्रॉ द लाइंस। ग्राफ पेपर मैं इसलिए इंसिस्ट करती हूँ बिकॉज पेपर में ग्राफ पेपर भी आएगा तो उस पर प्रैक्टिस हो जाती है। अगर अभी नहीं है तो कोशिश करना। नाउ आई कैन सी एक्सिस 9, y 6 और पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है, तो मैं अपने एक्सिस को ऐसे बनाऊंगी कि पॉजिटिव साइड पर मेरे पास वैल्यूज रही, y के लिए भी और x के लिए भी। ठीक है। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। x x डैश y y डैश। स्केल का ना वैसे बुक में देखो स्केल नहीं लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ है ग्राफ वाले क्वेश्चन में? एनसीईआरटी में ना बुक में चेक करेंगे स्केल लिखा हुआ है कि नहीं। वैसे इस चीज में स्केल की ना इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं जब आप इक्वेशंस को ड्रॉ करते हो। यहाँ नहीं लिखा हुआ। जब लिखा होता है ना, जब आपने किसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट प्रॉब्लम को ड्रॉ करते हैं तब हम जरूर लिख देते हैं। किसमें? कब? 10th में? फिर लिख दो। मैम को पूछो क्या लिखना है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट।
क्योंकि कहीं भी चेक करो ना, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ सेम लिखना, किसी भी बुक्स में लिख दोगे अच्छी बात ही है, कोई इसका नुकसान भी नहीं है। फाइनेंस ठीक है। मुझे ना कल या परसों तक आपके टेस्ट पेपर जो जो भी गलतियां हैं वो चाहिए सॉल्व किया हुआ, वरना मैं घर पे सच में पेरेंट्स को फोन करके बोलूंगी कि टेस्ट पेपर सॉल्व करवाओ। जिनके ऊपर स्पेशली मैंने लिखा है ना रीडू द टेस्ट, जिस पे लिखा है अटेम्प्ट अगेन, सॉल्व अगेन एंड सबमिट, वो मुझे पेपर दोबारा से सॉल्व करके भेजेंगे। x0 3 4 ये पॉइंट आ गया, -3 -4 ये वाला पॉइंट, और एक 0 0 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दो आगे। अब जैसे यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग लाइन लगती है ना, अपने पेपर में ये बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पर लिख दिया 4x - 3y = 0। समझ में आ गया बच्चे सबको? इफ यू एट एनी पॉइंट फाइंड माई स्पीड लिटिल फास्टर, प्लीज टेल मी टू स्टॉप, कि नहीं मेरा सॉल्व नहीं हुआ मैम, रुक जाओ, या समझ नहीं आया। आई सपोज ग्राफ को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं रहा होगा, या ग्राफ को प्लॉट करना इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन योर क्लास रिस्पॉन्स। बाकी तो बच्चे आप टेस्ट में मुझे बता देते हो इसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, बिकॉज यू हैव स्केल, तो आप लाइन को एक्सटेंड कर देते हो, पर हल्की सी लाइन ना टिल्टेड लगती है यहाँ पर, वो नहीं लगनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसे नहीं होनी चाहिए आपकी लाइन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2x + 3y - 18 = राइट। हमने पहले फॉर्म करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइंस एंड वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का आसन। ठीक है, तो सबसे पहले ना इस केस में बताऊं सबका बन गया, ये बन गया लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाई एक्सिस। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दिस वाई एक्सिस, फिर एक लाइन जो आपने ड्रॉ किया ना इस वाई एक्सिस के साथ ये, और फिर दूसरा, दोनों लाइन के कुछ हिस्से और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे आपस में और एक ट्रायंगल बन जाएगा, दिख रहा है ना हमें? ठीक है, तो हम लिख देंगे इस ट्रायंगल को, एक नेम दे देंगे, लेट मी से दिस इज ए, दिस इज बी, और ये ओरिजिन है तो ओ लिख दिया। तो मेरे पास ट्रायंगल बना ए ओ बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0 6, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक हो गया? तो जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसके वर्टिसेस हो गए, एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब बेस देखो, यहाँ 6 है और यहाँ 0 है, कितने यूनिट्स हो गए 6 यूनिट्स। और जो ये बेस होगा ना, ऑल्टीट्यूड हमेशा हम क्यों वाई एक्सिस लेते हैं, ताकि ऑल्टीट्यूड बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए। अगर आपका ट्रायंगल ऐसे उड़ता हुआ होगा ना यहाँ पर, तो इसका आप एरिया नहीं निकाल सकते, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक है जो आपको नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अगर आएगा तो आउट ऑफ सिलेबस है, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया ना? पूछते मैम आएगा, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा, अगर आ गया तो कुछ नहीं करना, आपको ग्रेस नंबर मिलने। राइट, तो अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 4 आ गया, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना बन जाता है, इसमें आपने सिर्फ यूनिट्स काउंट करने हैं, वाई एक्सिस से लेकर ये वाला चीज 3 यूनिट्स बनता है। ठीक है, 3, तो एरिया विल बी 9 स्क्वायर यूनिट। और जैसे कि कहा जा रहा है स्केल लिखना है तो लिख दो 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट।
और दोनों में मेंशन कर दो, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। समझ में आ गया इतना? और अगर यही एक्स एक्सिस के साथ चेक करना हो, ट्रायंगल BO एंड आई रीड दिस एट पॉइंट C। एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना उसमें वर्टिसेस है B34, ओरिजिन 00, C90, और क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 9 इंटू ऑल्टीट्यूड, यहां से इस पॉइंट 34 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहां से देखो ना, स्टेप्स काउंट कर लो, 4 हो गए, तो इट विल बी 18 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया सबको? लिख लिया सबने? लास्ट टाइम ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, और कोई भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम, कोई भी जैसे स्टोरी सम कहते हो ना, जो ये नंबर सिस्टम वाले थे, कोई नहीं आए थे अभी का जो पेपर होके चुका है, ठीक है? तो हो सकता है नेक्स्ट में शायद स्टेटमेंट सम, नेक्स्ट बोर्ड पेपर में शायद कोई स्टेटमेंट सम आए और साथ में इसका ऑप्शन आ जाए। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एज द केस में भी स्टेटमेंट सम हल्की सी कोई डिफिकल्ट वाली हुई तो उसको छोड़ के आई कैन कम हियर ग्राफ। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब आते हैं, देखो ये 2 लाइंस जा रही थी ना, बाकी सब चीज को भूल जाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दोस 2 लाइंस। इन लाइंस को आपने ड्रॉ किया ग्राफ में, ये कैसी लगती है आपको लाइंस, किस तरह की हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट C4, ठीक है? अब ग्राफ पर हमने कहा एक ऐसा पॉइंट है 3 4 जो दोनों लाइंस पर है। समझ में आ गया? ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पूरे प्लेन में एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पर है, इसके अलावा कोई और पॉइंट है नहीं। तो हमारा एल्जेब्रिकली ये पॉइंट क्या बन जाता है, सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशंस। तो जो अब तक सिस्टम सॉल्व करना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है एक ऐसा पॉइंट निकालो, एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू निकालो जो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को करे बैलेंस। जैसे हमारे पास यहीं पे आ जाओ, ग्राफ में आपको दिख रहा है पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बन रहा है ये। हमारी इक्वेशन क्या थी बोलोगे? 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो x की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 3, y की वैल्यू क्या थी 4। यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 3 और y की वैल्यू पुट कर रही हूँ 4, क्या 0 आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसे लिखा करो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 18 इक्वल टू 0। इज इट ट्रू? तो जो हमारा सॉल्यूशन, जो अब तक हम इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। समझ में आ गया? लिखो इस चीज को, जो भी अब तक आपने एलिमिनेशन मेथड से, लिखो इस चीज को जल्दी से, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से जो भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, अब तक सारी वैल्यूज आई है ना हमारे पास। तो जो भी हमने वैल्यूज निकाली वो क्या करती है काम, वो ग्राफ में दोनों लाइंस का बन जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आ गया? ग्राफिकली इट शोज इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मैं 2 लाइन ड्रॉ करती हूँ, लिख लिया सबने? लिख लिया ना? अगर मैं 2 लाइन ड्रॉ करती हूँ, अब तक आपने लाइंस के बारे में ज्योमेट्री इतनी पढ़ी है, 2 लाइंस हमेशा कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली 1, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। 2 लाइंस हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यूनिक होता है वो पॉइंट। तो हमारा एल्जेब्रा में ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब पता क्या है, हम एल्जेब्रा और ग्राफ को साइमल्टेनियसली समझते हैं, उसी चीज को ग्राफ में हम क्या कहेंगे, उसी चीज को हम एल्जेब्रा में क्या कहेंगे, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन है, ग्राफ में है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो एल्जेब्रा में उसको मैं बोलूंगी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? उसको मैं बोलूंगी यूनिक सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया? अब ये कैसे समझ पाते हैं, हर बार हम पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, इसकी कंडीशन क्या होती है, अभी कम टू इट लेटर। अब इसके बाद ना, जो ऐसा सिस्टम होता है ना जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हो
या जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, हमें आंसर चाहिए था, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं क्या है, कंसिस्टेंट। द सिस्टम, इस सिस्टम का नेम कहते हैं दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। लिखो इस चीज को, पूरा टेबल बनाओगे, बिकॉज समटाइम्स लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द व्हिच गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कभी कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है तो के की वैल्यू निकालो, कभी कहते हैं जो यूनिक सॉल्यूशन है नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और कभी कहते हैं कंसिस्टेंट है। इसे याद कैसे करना है कि सॉल्यूशन चाहिए था, आंसर आ गया, कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, हम कह रहे थे इसका आंसर निकालो, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर अच्छे से एक नंबर बनकर आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जैसे नाम है, सुनने में अच्छा लगता है कि कंसिस्टेंट है, वैसे सॉल्यूशन भी आ गया। ठीक है, अब मुझे ऐसी दो इक्वेशन लिखनी है जो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, मैं क्या करती हूँ इसके लिए, आई थॉट आई विल गिव अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। एक बच्चे को बोलूंगी कोई भी इक्वेशन लिखो, कोई भी अपनी लाइन इक्वेशन लिखो अपने नोटबुक में, कोई भी एक बच्चा, ठीक है, तुम लिखो। और नाउ गीतांश यू राइट अनदर इक्वेशन। ठीक है, आपने क्या इक्वेशन लिखी है, 70, आपने 10y+5 50 बस इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसको 3 लिख दो, इक्वल टू 3 या इक्वल टू -3, जो आपने लिखा है उसके हिसाब से। मैंने दोनों बच्चों को कहा इक्वेशन लिखो, इसने क्या लिखी है उसने एक बार नहीं पूछा, उसने क्या लिखी है, उसने अपनी इक्वेशन लिखी है, इसने अपनी इक्वेशन लिखी है, इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा। ठीक है, तो गीतांश का आंसर कबीर पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं था, उसने जो इक्वेशन बनाई अपनी मर्जी से बनाई, उसने नहीं सोचा कि कबीर ने क्या लिखा। तो इन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। द गिवन सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। ये चीजें याद नहीं रहती हैं सच में, लास्ट तक आके हम कंफ्यूज होते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है। इसको याद रखने का यही है कि आज मैं कोई इक्वेशन लिखती हूँ तो दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए मैं पहली वाली के बारे में सोचूंगी नहीं, मैं कुछ भी लिख दूंगी। समझ में आ गया, दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए आई विल नॉट थिंक अबाउट, मैंने 2 लिखा है तो मैं 4 ना लिखूं, मैंने 3 लिखा है तो मैं 5 ना लिखूं, ऐसा कुछ नहीं सोचती मैं। एक लिखा, सेकंड लिखा, बहुत कम चांसेस है, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना कि बहुत कम चांसेस है कि वो दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे, या जो हमें डिजायर चाहिए वो नहीं आएगा। राइट, तो ये लिख लो, ग्राफ शोज इंटरसेक्टिंग लाइंस, एल्जेब्रिकली उसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम होता है कंसिस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये पूरा टेबल बना लो। इतना क्लियर हो गया, अब दूसरी चीज और समझते हैं। ठीक है, ये तो हमने बनाई इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 2 लाइंस, आप उसको ड्रॉ करोगे। चलो लिखो, ग्राफ पे से ड्रॉ करना है, x+2y=4, 3x+6y=12। नहीं 12 नहीं लिखना अभी, राइट इट एज, नंबर सही आ रहा है, 2x लिखो, इजी नंबर हो जाए, 2x+4y=10 लिखो। एक्स और वाई में ना सेकंड इक्वेशन में नंबर्स अच्छे से बन जाए। ठीक है, x+2y=4, 2x+4y=10। तो पहली इक्वेशन के मैंने पॉइंट्स लिए, x0 y2 y0 x4, है ना, और मैं ले लेती हूँ x को 2, y कितना आ जाएगा 1। y को 0 लिया, x आ गया 5, y को 1 लिया, x आ जाएगा 3, y को 2 लिया, x कितना आ गया 1, 4 माइनस हुआ तो 3 आ गया ना। ठीक है, ये है राइट,
तो y को जब 2 लिया, 8 माइनस 2 8 हो गया, यहाँ पर -8 2 रह गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ग्राफ ड्रॉ करें इनका। स्केल लिख देना ग्राफ पर, x एक्सिस x डैश, y dash and y axis 0. Then you'll write scale x axis and y axis. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, जो आपका ये दो बॉक्सेस होते हैं ना, ये जो बोल्ड लाइन है, ये इनका डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। स्केल लगाओगे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आएगा, राइट। तो मेरा पहला पॉइंट है 0 2 4 0, और जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे बिल्कुल कभी भी मत ड्रॉ करना, मुझे नंबर नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर सकती हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू राइट द पॉइंट्स। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। इनको मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ये देखो लाइन ऊपर हो गई ना, ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बड़ा स्केल पहले लिख लो, या पहला ही ऐसा स्केल लो, या पहले ही ऐसी पोजीशन रखो कि आपकी तीनों ही पॉइंट्स के साथ लाइन पास होते हुए निकले। x प्लस 2y इक्वल टू 4। दूसरा ड्रॉ करते हैं 5 0। तो दिस वाज 2, यहाँ पे 4, ये 5 आ गया। देन 3 1, यहाँ आ गया। x is 3 y is 1, यहाँ पर आ गया, ठीक है। 1 2, x is 1 y is 2, यहाँ पर आ गया। अब इन तीनों को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, ठीक है। इतनी सी फिगर देख के क्या लग रहा है, लाइंस कैसे बनी है, पैरेलल, ठीक है ना। तो दो लाइंस थी ना प्लेन में, हम दो लाइंस को समझ रहे थे। तो टू लाइंस इन अ प्लेन, या तो वो इंटरसेक्ट करती है या वो क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास ग्राफ में आ जाएगा, लाइंस क्या बनती है, पैरेलल लाइन, राइट। अब एल्जेब्रा में ना वो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कह रहे थे सॉल्यूशन की एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, whichever intersect। now I had a very interesting conversation, एक बार ऐसा ही बात था, मैं अपनी दूसरी क्लास में थी, बहुत साल पहले की बात है। तो we asked what are parallel lines, तो कहते हैं डेफिनेशन इसने बोला, मैम लाइंस which are parallel to each other are called parallel lines, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस कौन सी है, जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, या जो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहती है थ्रू आउट, राइट। तो लाइंस एल्जेब्रा, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन चाहिए, और हमें पता है कि ग्राफिकली वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। और क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं आता, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात आती ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं सॉल्यूशन, तो हम इसको ना इंडिपेंडेंट बोलेंगे ना डिपेंडेंट बोलेंगे, बस ये इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया इतना। तो ग्राफिकली पैरेलल लाइंस मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जो दोनों लाइंस पे लाई करे, therefore इट इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। और क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, तो हम कह रहे हैं कंसिस्टेंट ही नहीं है। हमारा जो आंसर बोल रहा है द्वित्व की बात कह रहे हैं, हम कहते हैं ना सिर पैर नहीं है उस बात का। आप कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम बोलो कि मैंने ऐसा ऐसा किया तो ये आंसर है, मैंने 2 बॉल्स और 1 बैट किया तो ये आंसर आया, ये मैंने पैसे पे किए, तो आप सॉल्व करोगे तो सब सॉल्व भी नहीं होता।
योर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। जो तुम बात कह रहे हो वो तुम्हारी, या तो तुम मनी बता रहे हो वो तुम्हारी बातों से मैच नहीं कर रहा, राइट? ऐसा कोई एक नंबर नहीं आ रहा कि हमारे पास दोनों का सॉल्यूशन आ जाए। इतना क्लियर है? व्हिच वी से इज इनकंसिस्टेंट। अब इसको हर बार हम सॉल्व करके चेक नहीं करते, इक्वेशंस में डायरेक्टली हाउ डू वी कम टू नो, ये बाद में करेंगे। अब आते हैं एक नेक्स्ट केस हम लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना x प्लस टू वाई इक्वल टू 4, ये आपने ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर ही लिख दो x प्लस टू वाई इक्वल टू 8। ठीक है, आपने x प्लस टू वाई ड्रॉ किया हुआ है इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट हमने लाइन ले ली 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। यहाँ पे पॉइंट्स क्या थे? x इज 0, y इज 2, y 0, x 4, x 2, y 1। ये लाइन ड्रॉ हुई थी ना। अब दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स ले लो, x और y। x को 0 लिखोगे, y की वैल्यू क्या आएगी? 2। y को 0 लिखा, x की वैल्यू क्या आई? अगर मैंने x को 2 लिखा, y क्या आया? तो क्या हो गया? वही सेम पॉइंट्स आ गए। तो जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी पहली वाली रेड से, अब मैं वही उसको ही ब्लू से फिर से ड्रॉ कर लूँ। तो मैंने दो लाइन शो कर रही हूँ, लेकिन वन एक ही लोकेशन पे रही है। आई एम ड्रॉइंग टू लाइन्स, लेकिन वन एक ही इक्वेशन पे रही है, या एक ही लाइन पर दूसरी लाइन दोबारा से आ रही है। तो विच वी से द लाइन्स आर ओवरलैपिंग। एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो रही है, द लाइन्स आर ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया? जैसे कि अगर हम शीट्स रखते हैं या नोटबुक हमारी होती है, पेजेस प्रॉपरली साथ साथ एक ही साइज के होते हैं, दे ओवरलैप ईच अदर, राइट? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राफिकली अगर वो हमें शो करता है को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं, या जिसे हम कहते हैं ओवरलैप। टेक्निकली द नेम इज ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट, या जिसे हम समझते हैं ओवरलैपिंग या सुपर इम्पोज किया एक दूसरे में। और यहाँ पर हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? इनफाइनाइटली मैनी, बिकॉज दे इंटरसेक्ट एट मल्टीपल पॉइंट्स। जो इस लाइन के सॉल्यूशंस हैं वही दूसरी में आएंगे। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मैनी। वही दूसरे में आ गए, राइट? So then we say the lines intersect at many points. And how many points? Infinitely many. बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। और कितने सारे हैं वो? बहुत सारे हैं। बहुत सारे को हम क्या शो करेंगे? इनफाइनाइटली मेनी। अब सॉल्यूशन तो आता है, तो ये गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन तो आता है, गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है, ठीक है? लेकिन इसको हम साथ में क्या बोलते हैं? देखो मैंने क्या किया, मुझे एक ऐसी दो लाइंस लिखनी है जो आपस में ओवरलैप कर रही हैं। मैंने पहली इक्वेशन क्या लिखी थी? x प्लस टू वाई इक्वल टू 4। अब देखोगे दूसरी मैंने क्या लिखी है? 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। आप आपस में रिलेशन चेक करोगे तो क्या है? मैंने इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब मैं फिर से वही चीज कहती हूँ, आई आस्क यू टू राइट एन इक्वेशन, ठीक है? और तुम्हें लिखनी है उसी की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली इक्वेशन। जो ये लिख रहा है ना, उसी का इनफाइनाइटली मेनी आए, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। पर किसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? वो डिपेंड करता है कि वो क्या लिख रहा है। समझ में आ गया? इसने एक इक्वेशन लिखी, वो नहीं बताई। कैन आई राइट अनदर इक्वेशन जो इसके साथ इनफाइनाइटली सॉल्यूशन से बिना पूछे? जैसे पहले में हमने कहा, कभी ने लिखा, गीतांश ने लिखा, और हमने कहा हमारे पास दोनों का यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। क्या अब हम वो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मुझे जानना होगा इसने क्या लिखा है, तभी मैं दूसरी इक्वेशन फॉर्म लिखूंगी। मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 5 जिससे भी करूं, बट आई नीड टू नो द फर्स्ट इक्वेशन। एंड दैट्स व्हाई वी से कि सॉल्यूशन तो आते हैं, कंसिस्टेंट तो है, लेकिन दूसरी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी वो पहली पहली पे डिपेंड करती है। तो द गिवन सिस्टम इज डिपेंड। द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो आता है लेकिन डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि सेकंड इक्वेशन
क्या होगी वो डिपेंड करता है कि हम पहली वाली क्या लिखें। समझ में आ गया इतना? अब इस केस को हर बार हम ग्राफ पे ड्रॉ करके नहीं देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, या हर बार पूरा एंड तक सॉल्यूशन निकाल कर नहीं चेक करते, राइट? अब ये चीज लिख लो, बिकॉज इतना लिखना है, बाकी कल हम रिवाइज करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम अभी अभी के पेपर में, बोर्ड पेपर में इसके 2 या 3 क्वेश्चन थे। समझ में आ गया? इस चीज के 2 या 3 क्वेश्चन थे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है और बहुत सारे नो सॉल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसको एलजेब्रा में विदाउट हमें पूरी पूरी इक्वेशन सॉल्व भी करनी है। 5 मिनट्स मोर, ठीक है, टाइम है अभी आपके पास। हम क्या करते हैं, हमारी ना इक्वेशन ऐसी होती है, 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। हम ax प्लस by प्लस c2 लिख रहे थे। अब मुझे 2 इक्वेशन लिखनी है, तो इसके अपने कोएफिशिएंट्स होंगे, दूसरी वाली के अपने कोएफिशिएंट्स होंगे। समझ में आ गया? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, राइट? अगर नो सॉल्यूशन है ना, तो क्या होता है कि जो हम कोएफिशिएंट्स की रेशियो ले रहे हैं ना, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और कांस्टेंट टर्म c1 बाय c2, ये आपस में ही इक्वल नहीं होता। ठीक है, इस चीज को लिख लो, कल इसको आराम से पढ़ेंगे। लिख लो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट, और हम इसकी कंडीशन हमारी क्या होती है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तीनों इक्वल नहीं है, बाय मिस्टेक, a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। ठीक है, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, क्या होगा, a1 by a2, तीनों रेशियो ही लेनी है, b1 by b2 c1 by c2, ये दो आपस में इक्वल होगी। कांस्टेंट टर्म की रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगी, a1 by a2 b1 by b2। x और y के कोएफिशिएंट्स सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे एक सिंगल नंबर के साथ, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। एल्जेब्रिकली हम इसे कैसे लिखते हैं वो भी बता दूंगी आपको, राइट? कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग में मैंने क्या किया था, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी, तो जो रेशियो a1 a2 में है वही रेशियो b1 b2 में है, वही रेशियो c1 c2, तीनों रेशियोज इक्वल होंगी। पैरेलल लाइन, सॉरी, नो यूनिक सॉल्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रेशियो होती है, ये आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। क्लियर हो गया इतना? चलो जाओ, आज का आपका होमवर्क है ये टेस्ट में